Hi everyone, how are you all? I hope that all of you are doing well. So let me take you through these questions. कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। तो जैसे 53 आप देखते हो सवाल यहाँ पे क्या है कि ये 2020 में आया हुआ सवाल है। और यहाँ किया क्या है आपके इसने सवाल में कि आपका के जो वेरिएबल दे दिया। तो पहले हम तो ये पढ़ते थे सी इक्वलेंट इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अगर मैंने पूरे में फिल कर दिया, लेकिन यहाँ तो के वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे मान लूँ कि ये छोटे छोटे उसमें मैंने डी एक्स में ऐसे एलिमेंट मान लूँ कि ये जो पूरा कैपेसिटर है ये ऐसे डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स ऐसे मिलके बना हुआ है, मान सकता हूँ। जैसे कि मैं ये डिस्क है, ये डिस्क अपन मानते हैं ना, इसका एलिमेंट कैसे मानते हैं कि छोटी छोटी रिंग से मिलके बना हुआ है डी एक्स। ये इतनी उसकी रिंग से मिलके बनी हुई है, तो एन रिंग से मिलके बनी हुई है तो डिस्क बन जाती है। ठीक है, तो सेम है कि ये इतने से मिलके बना हुआ है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो बात ऐसी है, जब आप इधर की तरफ चलोगे तो आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के ऐसे होता था। अब आपका जो के है वही वेरिएबल है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करोगे यानी कि वी आपका चेंज हो गया। जैसे ही आप, तो मैंने मान लिया कि डी एक्स चेंज करा तो इतना मूव हुआ, तो मैं इस छोटे से हिस्से का, ये जो छोटा एलिमेंट मान लिया मैंने, मैं इसका अगर कैपेसिटेंस निकालूं, मैंने मान लिया डी सी वन। ऐसे ही ये अगला छोटे वाला, अगला छोटे वाला, अगला छोटे वाला। अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, सॉरी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वैसी बात होगी ना कि अगर आपने ये ऐसे डाल दिया, ये के वन के टू के थ्री, तो मैं इसको कह सकता हूँ ना कि ये तीनों सीरीज में आ गए। ऐसे ही तो कर रहे थे आप, के वन के टू के थ्री। इसका मतलब यही तो है, ये तीनों आपने ये एक कैपेसिटर आपने तीन कैपेसिटर में ब्रेक कर लिया था। अब ये एक कैपेसिटर आपने एन कैपेसिटर में ब्रेक कर लिया। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ कांस्टेंट था तो सीधा जोड़ रहा था मैं। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं डीसी निकालूंगा, ये जो है इसके लिए लिखूंगा मैं डी एक्स वाले के लिए। तो डी एक्स वाले के लिए पहले डी सी तो लिख लूँ, तो डी सी कितना आ जाएगा, के बोले तो के वन प्लस एल्फा एक्स इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी बोले तो डी एक्स। अब ये सारे के सारे किस में है, ये जो डी सी डी सी डी सी डी सी, ये सारे, ये भी डी सी, ये भी डी सी, ये भी डी सी, ये भी डी सी, सब किस में है, ये तुम्हारे सीरीज में है। और इस सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वन बाई डी सी ऐसे करोगे ना, प्लस वन बाई डी सी प्लस वन बाई डी सी ऐसे करोगे। तो मैं इसको इंटीग्रेशन की टर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं भाई, एडिशन के लिए अगर तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस तुम ऐड कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो जीरो टू एक्स, फंक्शन आपका ऐसा है, तो मैं सीधा इंटीग्रेशन कर दूंगा, जीरो टू डी, मेरा काम आसान हो जाएगा। यानी कि हो गया तुम्हारा डी एक्स अपॉन के वन प्लस एल्फा एक्स ए ज़ीरो टू डी। मानते हो आप मेरी बात, नहीं मानते हो? ये हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आपका एल एन एक्स आपको दिखने ही लग गया होगा। सो वन बाई के ए, ये आ जाएगा एल एन वन प्लस एल्फ़ा एक्स बाई एल्फ़ा। तो ये कैसे करोगे आप, ज़ीरो टू डी रखो, एक बार अल्फ़ा को बाहर ले लो, वन बाई के ए एल्फ़ा। और ये जो तुम्हारा है, ये तुम क्या कर रहे हो, वन बाई सी इक्विवेलेंट है ये, ऐसे तो निकालते हो ना भाई। वन बाई सी इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, ऐसे ये वाला यूज़ किया है। तो वन बाई ये, अदरवाइज़ नहीं तो याद नहीं रहेगा, यही गड़बड़ होती है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं अपने। तो यहाँ आ जाएगा एल एन वन प्लस डी, सो एल एन वन प्लस बचे एल्फ़ा डी माइनस एल एन वन। एल एन वन तो क्या होता है, ज़ीरो, तो मेरा ये आ गया। अब इसकी सीरीज़ थोड़ा सा, वन प्लस एल्फ़ा डी, ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, ऐसे चलती जाती है सीरीज़। पर मैं तो ये दो उठाऊंगा बस, क्योंकि आंसर मेरा स्क्वायर तक भी है ना, तो इसीलिए सोच समझ के कहाँ तक लेनी है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट, वन बाई सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू वन बाई के ए एल्फ़ा बच्चे इंटू वन प्लस एल्फ़ा डी, यानी कि एक्स है ना ये तुम्हारा, ये एक्स है तुम्हारा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा एल्फ़ा डी प्लस एल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी माइनस है यहाँ पे अपन ये,
माइनस ऐसे उठा लिया, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया तो अपन अल्फ़ा कट कर सकते हैं, फिर मैं डी को भी बाहर ले सकता हूँ। सो डी एप्सिलॉन नॉट अपन ने छोड़ दिया, एप्सिलॉन नॉट अपन ने छोड़ दिया, तो एप्सिलॉन नॉट को वापस लेके आओ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2। थोड़ा सा सी इक्वलेंट लिख लो, अब उल्टा कर दो इसको, तो ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बच्चे, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा डी बाई 2। अब देखो इस बात का यूज़ करेंगे, अल्फ़ा डी बहुत छोटा है तो बाइनोमियल लगाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 1 माइनस पॉइंट टू पॉइंट जितना पता है उससे ही सवाल बन जाएगा। तो सबसे जो बड़ी बात होती है ना इस सवाल के अंदर, ये तो बाकी तो कैलकुलेशन है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है इस सवाल के अंदर वो ये होती है कि ये क्यों कर दिया। तो इसका लॉजिक मैंने आपको दिया है। अब ये सारे मैंने ये जो एलिमेंट माना, ये कितने मैंने डी एक्स यानी कि डी सी कैपेसिटर, ये सारे डी सी किस में हैं, जैसे ये सारे डी सी किस में हैं, सीरीज़ में है, जैसे कि आप ये कर रहे थे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। ये था ये K1 ये K2, तो ये K1 K2 किस में, इसको मैं दो कैपेसिटर में तोड़ सकता हूँ ना ऐसे, ये K1 और ये K2, तो ये C2 ये C1 ऐसे मान लो। ठीक है, जब हम थियोरी पढ़ते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों किस में, सीरीज़ में है। लेकिन ये कब तोड़ पा रहे हो आप, जैसे V है, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया V डैश, और यहाँ कितना हो गया, या फिर डिफरेंट है यानी कि V1 V2, तो ये आप इसलिए तोड़ पा रहे हो। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। अगर सेम होता तो फिर वो पैरेलल वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों का जवाब दिया जाता है। अब जैसे ये सवाल है, कल की सीरीज़ में मैंने हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन बताया था, उससे लगा के और ये सवाल का जवाब देने, अगर जो बच्चा फिर बड़े तरीके से सॉल्व करेगा तो उसका बहुत बड़ा सा, अदरवाइज हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन से आप बना दोगे। अब करने के जो है, आप जब इसको अटेम्प्ट कर रहे होगे तो बच्चा क्या सोचता है कि सर ने बताया था कि एरिया से डिवाइड हो, तो देखो ये एरिया आधा डिवाइड है L/2 तो यानी कि A/2 से डिवाइड है। भाई इसके और इसके बीच में आपने फिलिंग कर रखी है ना, तो अल्टीमेटली ये आधा और ये आधा। तो करने के दो तरीके क्या हैं, बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये करेगा कि सर ये वाला और ये वाला दोनों किसमें आधा आधा डिवाइड कर रखा है, और आपने कहा था कि हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन लगा लो, तो सर K2 प्लस K4/2, तो इन दोनों का आ गया इक्विवेलेंट। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। फिर देखो सर ये आधी आधी लेंथ से डिवाइड है, तो आपने कहा था हार्मोनिक मीन लगा लो, तो फिर सर आप कहोगे सर K1 प्लस K3/2, और इन दोनों में लगा लेंगे हम हार्मोनिक मीन, और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि गलत आएगा। जो है आप करके देखना। अब गलती क्या हुई, सर करा तो सही है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है तेरी, तूने कोई बात गलत नहीं करी है, सब तूने बिल्कुल एकदम सही बात याद रखी कि ये देखो एरिया आधा डिवाइड है, तो ये पहले इसको सॉल्व कर लूँ मैं, फिर इसको सॉल्व कर लूँ, और फिर ये दोनों फिर हार्मोनिक मीन लगा लूँ, क्या दिक्कत है। तो बात तो तेरी सही है बिल्कुल, लेकिन एक गड़बड़ है। जब तू इसको और इसको या अरिथमेटिक मीन लगा रहा था, पहले जो मैंने सिंपल केस लिए थे, अब एंटी ये पागल थोड़ी ना है, वो चेंज तो करेगा। मैंने ये वाला केस लिया था A/2 अगर तू ध्यान से देखे, ये 2 है और ये मान लो तुम्हारा 4 है, इसका C इक्वलेंट पूछ लिया, यानी कि K इक्वलेंट बेसिकली ये निकालना आ गया। तो आप क्या करोगे, 2 + 4/2 यानी कि 3, यानी कि आंसर आएगा 3C। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप देखो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट है हार्मोनिक मीन, लेकिन ये रिजल्ट कब आया था, ये जो अर्थमेटिक मीन आप निकाल के लेके आए थे तब आया था। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, उसका रिजल्ट है ये। तो अरिथमेटिक मीन कब लगता है, जब कैपेसिटर इक्वल एरिया से डिवाइड हो लेकिन पैरेलल में हो। क्या K2 और K4 पैरेलल में है, सोचो, क्या K2 और K4 पैरेलल में है, नहीं है। क्यों नहीं है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो जी, ये डेल्टा वी क्या है तुम्हारा, यहाँ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो डेल्टा वी हो जाएगा E0/K1 × D/2।
यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई के थ्री इंटू डी बाई टू। आपको लगता है ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? नहीं ना। और यहाँ पोटेंशियल इस प्लेट का तो सेम है क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो क्या यहाँ पे जो वी डैश होगा, यानी कि अगर मैं इसको वी वन बोल दूं और ये जो मैं इसको वी टू बोल दूं, क्या वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू? अरे भाई, अगर ये डेल्टा वी मान लो 20 वोल्ट आया, ये डेल्टा वी तुम्हारा 30 वोल्ट, अलग अलग है ना, के थ्री 30 वोल्ट है, मान लो 20 वोल्ट, ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, और इस प्लेट का 10 वोल्ट है। तो भाई इसका 10 आया और ये नीचे वाले का कितना आया, 20। तो इसके अक्रॉस, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मान लो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस अलग अलग नहीं हो गया? मानते हो आप मेरी बात, नहीं मानते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर से मेरी बात कह देता हूँ भाई। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ई नॉट बाई के वन इंटू डी बाई टू। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई नॉट बाई के थ्री इंटू डी बाई टू। बच्चे, जब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम है वी जीरो, भाई इस प्लेट पे और इस प्लेट पे तो बैटरी से कनेक्ट है ना ऐसे, तो यहाँ आपने क्या किया, ये जीरो मान लिया, तो सीधी सी बात है वी, और कह रहे हो आप पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो डेल्टा वी भाई क्या होगा, यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो अलग आएगा ना इन दोनों पे। पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग अलग है और यहाँ सेम है, तो ये तो अलग अलग ही है ना, सेंस बन रही है नहीं बन रही है, वही डेटा लेके देख लो। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में नहीं है। तो आपने जो लगाया आपने सही, लेकिन आप भूल गए कि अर्थमेटिक मीन तभी लगता है ये जब ये फॉर्मूला ये लिमिटेड केस के लिए है, जब एरिया से डिवाइड हो और दोनों ये पैरेलल में हो। लेकिन ये पैरेलल में तो है नहीं, फिर कैसे करे सर? पर भाई ऊपर वाले को अगर तू देखेगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ तू देखेगा तो ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये डी बाई टू से डिवाइड है, और ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या लगता है वहाँ, फिर हार्मोनिक मीन लगता है, इसलिए हम कह देते हैं लेंथ से डिवाइड है। बस ये बात, अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो पहले हम जब भी आप ऐसे आए तो पहले चेक कर लो कि क्या वो उसमें है भी या नहीं भी है। फिर इक्वल एरिया डिवाइडेड हो, यानी कि वो सीरीज में है तो हार्मोनिक मीन लगा लेते हैं, पैरेलल में है तो अरिथमेटिक मीन। उसको बोलने का तरीका ये हो जाता है एरिया से डिवाइड है या लेंथ से डिवाइड है। तो अल्टीमेटली ये देखो आप, के थ्री के फोर बिल्कुल सही बात है, और ये इक्वल लेंथ से डिवाइड है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है इनके सेपरेशन। अगर मैं ये बनाऊं तो यहाँ मैं हार्मोनिक मीन लगा सकता हूँ, ऊपर वाले में भी हार्मोनिक मीन। तो अब की बार मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, ये ऐसे, यानी कि ये निकाला मैंने, इसको बोल दिया मैंने के फोर के वन के टू का, और के थ्री के फोर का के फाइव, और अब मैं लगा सकता हूँ। अब आप देखो ए बाई टू आधे आधे लेंथ से डिवाइड है ना, और ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अब मैं इजीली तुम्हारा लगा सकता हूँ इसमें क्या, तुम्हारा अरिथमेटिक मीन। तो अल्टीमेटली सवाल सॉल्व कैसे करूँगा मैं, ये मैंने पूरी आपको कहानी बताई है। अब मैं बच्चा जो मैं जानता हूँ, मेरे आगे आगे सवाल, अब मैं इस सवाल को देखो कैसे उड़ाऊँगा। मुझे पता है ये वाला क्या है, हार्मोनिक मीन लगेगा, यानी कि मैं लिखूँगा टू के वन के टू, मुझे पता ही है के वन प्लस के टू, ये आ गया। फिर मैं इसका करूँगा टू, क्योंकि मैं कर करके इतना परफेक्ट हो रखा हूँ तो मेरे को पता है ये फाइनल ये आने वाला है। अब मुझे पता है इन दोनों को ऐड करके और मुझे डिवाइड बाई टू करना है, तो यानी कि मेरा जो आएगा वो फाइनली मेरा के इक्विवेलेंट क्या आएगा, डिवाइड बाई टू करना है ना आपने, तो डिवाइड बाई टू, तो ऊपर से ये टू आ जाएगा यहाँ से निकल के, और ये टू उड़ा दो, यानी कि फाइनली आपका आ जाएगा के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री के फोर अपॉन के थ्री प्लस के फोर। तो दोनों का एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा जी के वन प्लस के टू बच्चे के थ्री प्लस के फोर। ये सिर्फ एक ही सवाल नहीं है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे सवाल कवर कर दिए हैं। तो आई होप अब ये टॉपिक आपका मेरे हिसाब से प्रॉपर मैंने कवर कर दिया है, आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। के थ्री के फोर और के वन प्लस के टू, क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? नहीं, इसीलिए एनटीए में ये बोनस था। क्लियर है? पर आंसर सही है ये, इसलिए एनटीए ने ये बोनस कर दिया था। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, एक सवाल खुद से बना लेते हैं हम। जैसे मान लो ये है और मैं आपको ये ऐसे, ये बड़ा फेमस सवाल है, ये तो कर दिया मैंने टू, ये थ्री कर दिया, ये फोर कर दिया, और आपसे पूछ लिया के इक्विवेलेंट बताओ,
पे के इक्वलेंट टू सी कर दोगे तो कैपेसिटेंस भी पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लाइन मारनी है। ये L/2 है, वही है L/2, आधा आधा है सब L/2। ऐसे बहुत फेमस सवाल है, आपको अपने जो भी रेस्पेक्टिव कोचिंग हैं उसमें मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज जब आप दोगे उसमें मिल जाएगा। NTA भी पूछता है, फेमस सवाल है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो ये भी दो, ये भी दो, भाई कोई दिक्कत है आपको? अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा ऐसे कह दूँ, 2 और 2 डिवाइड करके, कोई भाई कहने का तरीका है, मैं पूरा 2 भर दिया या मैं ऐसे कह दूँ आधा डिवाइड होगा, क्या वो पहले वाला ही सवाल बन गया? नहीं बन गया। अब बात ये है हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन। अब अगर आपने पहले इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, ये तो 2 है ही ऑलरेडी, ठीक है, आपने इसको जोड़ लिया, सवाल का आंसर गलत आ जाएगा, और वो गलत भी ऑप्शन में दे रखा होगा। तो आपको कैसे करना है, पहले आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ आप वो हार्मोनिक मीन लगा सकते हैं, यहाँ इन दोनों में हार्मोनिक मीन लगा सकते हैं, और फिर इन दोनों में अर्थमेटिक मीन लगा सकते हैं। तो आपका के इक्वलेंट आ जाएगा। अगर मैं हार्मोनिक मीन की यहाँ बात करूँ तो 2 इंटू K1 K2 यानी कि 6, जोड़ दो इसको 5, डिवाइड कह रहा हूँ, ये आ गया तुम्हारा 12/5। तो ये आ गया तुम्हारा 12/5, ठीक है। 2K1 K2 ये होता है ना 2/1/K1 + 1/K2। तो मैं सीधा ही कैसे याद कर रहा हूँ, 2K1 K2 / K1 + K2। तो आपको, क्योंकि जनरली हम 2 के ही करके करते हैं, तो इसीलिए, और आता भी ऐसे ही है, तो इसके नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 8/3, यानी कि इन दोनों में एम लगा लो, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर जो मैं बात बता रहा हूँ, जो मैंने बहुत काम की बात बताई है, जैसे कि मैंने पिछला जो सेक्शन कवर किया था, आपको याद है, उसमें मैंने एक बात की थी आपसे कि P = μs/f कहाँ लगाते हैं। पावर आप किसी भी सरफेस की निकाल सकते हैं, उसके लिए बस ये बात याद रखनी होती है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेयर और मीडियम है तो पावर पॉजिटिव आएगी, और आप किसी भी सवाल को आराम से, यानी कि P अब आपको ये प्रॉपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे, ठीक है, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन ये μs/f ये कंडीशनल है, f आप निकाल सकते हो, कंडीशनल है। ये सारी बातें मैंने पिछली रैंक बूस्टर सीरीज में की थी। अब हम 51 पे आ जाते हैं। कैपेसिटर में इससे बाहर कोई सवाल आता नहीं है, ये इससे आपके सारे सवाल बन जाते हैं। एडवांस तक भी जो सवाल आते हैं ना, ये सवाल ऐसा, ये एडवांस में पूछा गया सवाल है, ये इस कॉन्सेप्ट पे, ये एडवांस में आ रखा है। अब उससे ऊपर तो क्या ही आएगा, मेंस और नीट तो बेसिक पूछता है। चलो जी, अब बात ये है, ये काट दिया, काट के ये वही वाली बात है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन देखो कैसे लगाते हैं। इसमें लगाने का ये सवाल क्यों लिया मैंने, आप समझ रहे होंगे, ये सवाल ये तो आसान ही है। बात आसान की नहीं है, बात है इस, बस मेरा पॉइंट ये है कि आप गलती कम करो, क्योंकि अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई सवाल तो बनाना है, लेकिन सवाल गलत ना हो, स्टेप गलत ना हो जाए, सीधा सीधा करना है। ये M है, ठीक है जी, ये कैविटी होगी इसमें, ये ऐसे कर दिया आपने, क्लियर है जी। तो ये M है, ये स्मॉल m मान लिया मैंने, और इसका मास आ गया m-m, यही तो बना, ये जो कैविटी है इसका m-m। आपको गिवन है कि भैया ये m, इसका रेडियस r है, तो ये आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो होगा और इसकी वजह से जो है उसको यहाँ पे जो है माइनस करना होता है, यही तो सुपरपोजिशन कहता है। भाई इस छोटे वाली रिंग, ये छोटे वाली डिस्क बन रही है, इस डिस्क की वजह से, इस डिस्क की वजह से इस O पॉइंट पे कितना है उसको माइनस कर दो, क्योंकि ये मास घटा रखा है। सुपरपोजिशन यही कहता है, यानी कि I विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं ये I1 लिख लूँ और ये I2 लिख लूँ, तो मैं लिखूँगा I1 - I2। इस डिस्क का अगर मास की बात करी जाए स्मॉल m, तो वो स्मॉल m बच्चे क्या होगा, उसकी सीधी सी बात है, m विल बी इक्वल्स टू m/πr² इंटू इसका एरिया कितना है, πr²/16, तो यानी कि m/16। इसको साइड में रखो, इतना पता चल गया। और मैं मान लेता हूँ अभी के लिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू r/4। हमेशा ऐसे ही करना है, इसकी रेडियस बाद में लिखेंगे और इसका मास m। तो अगर आप I1 की बात करें बच्चे, I1 कितना है, mr²/2, प्रॉपर डिस्क की वजह से उसके सेंटर पे यही होता है, माइनस I2। जब आप लिखेंगे I2, तो इस छोटी डिस्क की जो मैंने ये लिखी है इसके हिसाब से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे जी,
आर स्क्वायर बाई टू उसके सेंटर पे, और फिर यहाँ गया एम आर स्क्वायर बाई टू, यहाँ का निकल गया। अब यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एलसी थ्योरम, यानी कि स्मॉल एम, और ये ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 3r स्क्वायर, यानी कि 9r स्क्वायर बाई 16, ये आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर लो। इसलिए मैंने कहा कि ये तरीका है, बस कर आप भी लोगे वो बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिख के प्रॉपर मान लो, गलतियां नहीं होती। अब कुछ भी गलती नहीं होगी, आंसर आएगा सीधा निकल के, देखो ये मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, पर फास्ट जब आप बनाना करोगे तो फास्ट अपने आप बन जाएगा। m बाई 16 इंटू आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 प्लस 9 m बाई 16 इंटू 16 इंटू आर स्क्वायर, गलती ही नहीं होगी। अब इसको लिख लो 16 इंटू 16 16 इंटू 16 इंटू 2, यानी कि एम आर स्क्वायर प्लस 9 दुनिया 18, एलसीएम ले लिया है, और ये एम आर स्क्वायर बाई 2 में से घटाना, यानी कि कुल मिला के 1/2 माइनस 19 बाई 256, यानी कि 512, यानी कि आ गया 256 माइनस 19 बाई 512, यानी कि आपका आंसर आ गया 237 बाई 512। एम आर स्क्वायर ही तो है, फिर तो आंसर आ गया। तो अगर आप प्रॉपर लिख के करते हो, कहने का मतलब ये, आप प्रॉपर लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लगाना सुपर पोजिशन है, ये आपको भी पता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आप समझ पा रहे हो, आप अगर इसमें ही ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे ना कि एम आर स्क्वायर हो गया एम, तो कहीं ना कहीं आप इसमें गड़बड़ कर ही देते हैं बच्चे। तो उससे अगर बचना है, क्योंकि हमें सवाल 2 ही मिनट मिलेंगे या 3 मिनट मिलेंगे, और नीट में तो हमें उतना भी नहीं मिलता, 40-50 सेकंड ही मिलते हैं, तो उसमें सवाल बनाना है, तो अप्रोच एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी, गलती रिड्यूस करनी है, मेन ऑब्जेक्टिव। अब ये 15 नंबर का सवाल है, तो ये आपने कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो क्या इस पर नेट फोर्स कितना है भाई, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं, ज़ीरो, ठीक है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ था, रेस्ट में था, जब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है, इनिशियली भी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। मैंने मान लिया जी ये x1 गया, मैंने मान लिया x2 गया, सो m1 x1 विल बी इक्वल्स टू m2 x2, क्योंकि डेल्टा XCM ये तो ज़ीरो ही रहेगा ना जहाँ, तो ये जितना चला, ये जितना चला, वो तो उतना ही रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा ना, तो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कंडीशन, यानी कि x1 बाई x2 का जो रेशो आया, x1 बाई x2 का जो रेशो आया, वो आया m2 बाई m1। सिमिलरली ये इक्वेशन अगर आप कैरी फॉरवर्ड, आगे थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करें, तो m1 v1 डिफरेंशिएट कर लो, m2 v2, फिर m1 a1 इज इक्वल्स टू m2 a2, तो आप तीनों के लिए रिलेशन बना सकते हैं, v1 v2 a1 a2। जैसे अब इसके x1 x2 पूछ लिया, तो अब तो ये तो पूछेगा नहीं, क्या पता v1 v2 का रिलेशन पूछ ले, क्या पता a1 a2 का रिलेशन पूछ ले, तो आपको पूरा ब्रिज आना चाहिए, किया क्यों है, हुआ क्यों है। आप जब ये सीख लें, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पोजीशन में कर रहा हूँ ना कि XCM मेरा था, और ये मैं बता भी देता हूँ कैसे किया, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, डेल्टा XCM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये है ज़ीरो, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आती है। तो मैं यहाँ से एक सीधी सी बात कह सकता हूँ कि जितना जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, लेकिन जो ये रेशो है, ये रेशो सॉरी जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तुम्हारी क्या आनी चाहिए, m1 x1, अगर मान ले डेल्टा x1 को x1 मान लो, माइनस m2 इज इक्वल टू, भाई एक माइनस एक प्लस तभी तो आना चाहिए, तो बेहतर है मैं इसको m1 x1 ऐसे लिख दूँ, m2 x2, या फिर m2 डेल्टा x2, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर ली कि भैया मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो वहाँ से ही रेशो निकल के आ गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये बड़ा फेमस सवाल है, ये कुछ सवाल ऐसे लगेंगे आपको शायद रिपीट हो गए, वो वही सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके रट जाएं, आपके याद हो जाएं। जैसे कि एक सवाल था, ये फ्रिक्शन वाला जो था, इसका रिजल्ट मैंने बताया था, ऊपर जाने में फिर ये नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन पहले एब्सेंट और वो वाला, तो यहाँ म्यू की वैल्यू आती है तुम्हारी 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर टेन थीटा, ऐसे करके आता था, तो वो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद होना चाहिए। तो अभी तो मेरे ध्यान नहीं है किधर मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, पीछे मैंने किसी सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है। ये सवाल भी ऐसा ही है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो थोड़ा ये आखिरी सवाल है, अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसका मास कहाँ है, mg, ऐसे, ठीक है जी। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया।
अब अगर ये ऐसे घूम रहा है बच्चे, तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि इसको अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो खुद से तो रोटेट कर नहीं रहा होगा, कोई तो घुमा रहा होगा, कोई तो फोर्स होगा। क्योंकि मुझे ये न्यूटन से पता है एम नेट इज इक्वल टू एम ए। यानी कि अगर इसको सेंट्रीपिटल, इसके पास एक्सेलरेशन है, ये घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है बच्चे, तो कोई तो घुमा रहा होगा ना अंदर की तरफ। तो कौन है? ध्यान से देखो, नॉर्मल। ये नॉर्मल का जो फोर्स है ना, ये इसको कोशिश कर रहा है। अब अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं नॉर्मल के कंपोनेंट करूँ बच्चे, तो नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे आ जाएंगे? एक ऐसे, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एफ बनाया मैंने, तो ये मेरे पास एफ निकल के आया। तो ये मेरा हो गया एन कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या करोगे आप? एन साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? एन साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा, और एम जी थोड़ा सा मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एन कॉस थीटा बन गया ना एफ बी डी इज इक्वल्स टू एम जी। आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम से एम कट गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है यार, टेन थीटा कहाँ से आएगा? ध्यान से देखो, इसीलिए तो इक्वेशन दी गई है वाई इज इक्वल्स टू, कोई भी चीज़ अगर दी गई है तो पागल थोड़ी ना एग्जामिनर, 4cx²। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स, ये जो टेंजेंट आपने लिए, टेन थीटा क्या है? ये टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है। अब आपके क्लियर हो गया होगा। टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 8cx। एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है? ए रखो। सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 8ca। वापस पुट कर दो, 8ca विल बी इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कहाँ है? ये यहाँ घूम रहा है ना पी पॉइंट पे, आर यही तो है। आर भाई यही तो सर्कल बनेगा ना घूमने के लिए। तो ये आर कितना है? जो एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी है? ए। पुट करो, यानी कि ए इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ए से ए कट कर दो, यानी कि 8cg का अंडर रूट, यानी कि 2√2cg इज इक्वल टू ओमेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी भाई। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, और ये थीटा मैंने इसीलिए माना। और देखो ये कितनी ब्यूटी सेट हो रही है, टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और टेन थीटा की वैल्यू इधर रखी है, तो दो इक्वेशन है, ये पुट कर दी, आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर पैटर्न का सवाल है। इस पैटर्न का सवाल ऐसे ही होता है। तो अभी ये बिल्कुल गलत बात है, अगर आपके पैटर्न याद नहीं होगा ना, तो आप एग्ज़ाम में बैठ के इतनी जल्दी सवाल नहीं बना पाएंगे। आप अगर सोचेंगे, ठीक है आपको कॉन्सेप्ट आता है, सारी बात सही है, आप अगर सोचने में समय बर्बाद कर देंगे ना, घंटे 3 ही है, उन 3 घंटे के अंदर बड़ा फास्ट सवाल बनाना पड़ता है। नो डाउट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारी चीज़ आनी चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है चीज़ें याद करने का, पैटर्न याद करने का। ठीक है, अभी एक अटेम्प्ट तो इंजीनियरिंग वालों को अब मिलेगा, एक बाद में मिलेगा, तो अभी आपके पास टाइम है। मोटा मोटा देखा जाए तो टाइम है 2-3 महीने का, और नीट वालों के लिए तो बहुत टाइम है, मई में एग्ज़ाम है। तो आप पैटर्न्स याद करने शुरू करें। जो प्रीवियस ईयर नीट में सवाल, सॉरी एनटीए ने रिपीट सवाल किए हैं जेई मेंस में, ईजी हैं, और जो रिपीट किए हैं उन पे ध्यान देने की कोशिश करें। जो प्रीवियस ईयर हैं उनके पैटर्न्स याद करने की कोशिश करें, और ये जो सीरीज़ है इसको अच्छे से फॉलो करें। मिलते हैं जी कल।